नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में खबर उत्तराखंड से। उत्तरकाशी में संगमचट्टी क्षेत्र के भंकोली गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में लड़की की मौत के मामले में एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। 4 सदस्यीय जांच टीम ने कफलो गांव के होमस्टे जाकर घटनास्थल और होमस्टे के सभी कमरों का बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही टीम ने गवाहों के बयान दर्ज किए। आपको बता दें, संगमचट्टी के एक रिजॉर्ट नुमा होमस्टे में लड़की का शव फंदे से लटका हुआ मिला था, जिस पर परिवार के लोगों ने हत्या की आशंका जाहिर की और होमस्टे के मालिक के साथ ही कुक पर भी केस दर्ज किया है। पुलिस ने लड़की के पिता के तहरीर पर यह केस दर्ज किया है और फिलहाल एसआईटी की टीम जांच में जुट गई है। बलबीर परमार हमारे सहयोगी उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलबीर, आज की जांच में एसआईटी को क्या मिला? बिल्कुल मैंने कहा, जो जांच है लगातार चल रही है। अभी इस जांच को गुप्त रखा गया है क्योंकि 5 दिन का टाइम जो एसआईटी का कहना है कि 5 दिन के अंदर जो ये जांच है पूरी कर दी जाएगी। 2 दिन आज पूरे हो चुके हैं, तो बाकी 3 दिन है और अभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जो कमरा था जहाँ पे फंदे से जो ये युवती थी मिली थी, वहां पे जांच की गई है गहनता से और इसके अलावा जो बयान है वो दर्ज किए जा रहे हैं। तो हर पहलू पे बात की जा रही है कि आखिर कारण क्या रहे होंगे, क्या वजह हो सकती है। तो सभी वजह तलाशी जा रही है। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से जांच आगे बढ़ी है, तेजी से चल रही है और जो जांच है अगले 3 दिन और चलेगी। उसके बाद जो एसपी जो उत्तरकाशी है उनको जांच सौंप दी जाएगी। तो कुल मिला के गुप्त रखा गया है और यही कह सकते हैं कि 5 दिन बाद जो 5 दिन का टाइम बोला है एसपी उत्तरकाशी ने, तो 5 दिन बाद ये जांच पूरी होगी और उसके बाद ही जो रिपोर्ट होगी वो सामने आएगी कि आखिर बलबीर, उम्मीद करेंगे कि एसआईटी 5 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट तैयार कर ले, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में देखा जाता है कि समय और ज्यादा डिमांड की जाती है, मियाद बढ़ती जाती है, तस्वीर साफ हो नहीं पाती। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी खबर की बात की जाए तो देहरादून में होने वाले उत्तराखंड के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। पीएम मोदी 8 दिसंबर को देहरादून के दौरे पर होंगे। इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत प्रधानमंत्री ही करने वाले हैं। पीएम मोदी का कार्यक्रम तय हो चुका है। सुबह 10 बजे पीएम मोदी जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर सीएम धामी उनका स्वागत करेंगे और फिर उनके साथ केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट भी होंगे। इसके बाद पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से आईएमए हेलीपैड पहुंचेंगे, वहां से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे और इसके अलावा 9 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होंगे। देश के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन सिलक्यारा टनल में मिली सफलता और 3 राज्यों में मिली जबरदस्त चुनावी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिसंबर को उत्तराखंड आ रहे हैं। मौका है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, लिहाजा प्रधानमंत्री के ग्रैंड वेलकम की तैयारी की जा रही है। आठ दिसंबर का दिन उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है, तो खुद बीजेपी संगठन और सरकार के लिए भी यह दिन खास रहने वाला है। इस दिन प्रधानमंत्री 2.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट एमओयू वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। सरकार का दावा है कि समिट से पहले वो करीब 40,000 करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग कर चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हमें समिट से बहुत उम्मीदें हैं। ये समिट उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जब हमारी समिट हो जाएगी तो इससे हमें बहुत सारी आशाएं हैं। उसको लेकर हम लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे, सारे लोग लगे हुए हैं। ग्राउंडिंग भी हमारी हो चुकी है, उसकी प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। इससे जहां निवेश बढ़ेगा, हमारे राज्य की आर्थिकी बढ़ेगी, इसके साथ साथ नौजवान युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमें इसमें पूरा मार्गदर्शन है और उन्होंने ही जो वाइब्रेंट गुजरात जब शुरू किया था, उसी से प्रेरणा लेकर हम लोग इस काम को कर रहे हैं। डेस्टिनेशन उत्तराखंड 8 तारीख को इनागुरल फंक्शन होगा। उसके साथ साथ उसी दिन आफ्टरनून से हमारे सेक्टोरल सेशंस और B2G मीटिंग्स भी शुरू होगा। एग्जीबिशन एरिया अलग से बनाया हुआ है और 9 तारीख को हमारी वैलिडिक्टरी फंक्शन होगा। विस्तृत रूप से हमने तैयारी किया हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सहमति पत्र आ गया है और उनके प्रोग्राम निर्धारित हो गया है।
दूसरी ओर बीजेपी संगठन भी पीएम के ग्रैंड वेलकम की तैयारी में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री 8 दिसंबर की सुबह 10 बजे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट और फिर आईएमए हेलीपैड पर लैंड करेंगे। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री और आईएमए हेलीपैड पर सभी सांसद, मंत्री पीएम का स्वागत करेंगे। आईएमए से कार्यक्रम स्थल एफआरआई तक परंपरागत पोशाक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ पीएम का स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी के स्वागत के समय जॉलीग्रांट पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहेंगे। उसके पश्चात आईएमए में वो हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। वहां पर भी प्रदेश राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री, माननीय सांसदगण, पूर्व मुख्यमंत्री उनका स्वागत करेंगे। ग्लोबल समिट में सबसे पहले सिल्क रेल ऑपरेशन के लिए मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट और पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करेंगे। जबकि 9 दिसंबर को समिट के समापन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। इसके लिए जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से लेकर एफआरआई तक सड़कों से लेकर शहर को सजाया जा रहा है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। और इन्वेस्टर्स समिट से पहले देहरादून में आज उत्तराखंड एनर्जी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन हुआ। इन्वेस्टर्स समिट से पहले एनर्जी कॉन्क्लेव बहुत ही अहम, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। एनर्जी कॉन्क्लेव में पावर सेक्टर से जुड़े विभाग और उद्योगपति शामिल हुए। अभी तक एनर्जी सेक्टर में ही सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव आए हैं और आज इस एनर्जी कॉन्क्लेव में 40,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ। यहाँ पर अपनी भविष्य की जो योजनाएं हैं उनके लिए यहाँ पर करार भी किए हैं। उसके लिए भी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और एक बड़ा करार यहाँ पर 40,000 करोड़ रुपए का जो करार हुआ है, एक बड़ी राशि है और बड़ी संभावनाएं हैं। देखिए, 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टमेंट समिट यहाँ पर आयोजित हो रही है और उसके उद्घाटन समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी हम सब के बीच में रहने वाले हैं। वह भी एक हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायी और आगे के लिए ऊर्जा और काम करने के लिए हम सबका मार्गदर्शन भी उनके माध्यम से लगातार होता रहा है। और अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। तो उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट एक बार फिर जारी हुआ। चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के लिए अलर्ट है, जहां हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। मैदानी जिलों में घना कोहरा लोगों की मुसीबत बढ़ा सकता है। वहीं कई पहाड़ की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है, जिससे ठंड बढ़ गई है। नैनीताल जिले में पिछले दिनों खराब सड़कों की वजह से हादसे हुए। एक के बाद एक कई बड़े हादसे हुए। सड़कों को ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है। जर्जर सड़कों के चलते हो रहे सड़क हादसों पर जिला प्रशासन एक्टिव हुआ है। पीएमजीएसवाई की 23 सड़कों को पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर किया जा रहा है। आपको बता दें, नैनीताल जिले में हाल ही में 4 बड़े सड़क हादसे हुए। पीएमजीएसवाई की सड़कों पर ही ये हादसे हुए और इसी के साथ इन सड़कों के सुधारीकरण के लिए 7 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। डीएम का कहना है कि इन सड़कों का तत्काल सुधारीकरण किया जाएगा। पीएमजीएसवाई की जो सड़कें हैं, हमारे जो रिसेंटली हादसे हुए बड़े, वो पीएमजीएसवाई की सड़कों में ज़्यादातर देखने को मिले। तो पीएमजीएसवाई की सड़कों का पीडब्ल्यूडी को फर्दर मेंटेनेंस के लिए हस्तांतरण का एक प्रोसेस चल रहा है, जिसमें लगभग 24 में से 23 सड़कें अभी हस्तांतरित हो गई हैं पीडब्ल्यूडी को। उत्तराखंड में स्कूली शिक्षा पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। हालात ये हैं कि प्रभारी प्रिंसिपल के बहिष्कार के बाद अब स्कूलों का मुखिया बाबुओं को बना दिया जा रहा है। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। उत्तराखंड के अधिकतर इंटरमीडिएट और हाई स्कूल सालों से प्रभारी प्रधानाचार्य के भरोसे चल रहे हैं, लेकिन कई मांगों को लेकर प्रभारियों ने प्रधानाचार्य का जिम्मा छोड़ दिया है। प्रभारी प्रधानाचार्यों के इस कदम से राज्य सरकार के अधिकतर इंटर और हाई स्कूल अनाथ हो गए हैं।
हालात तो इस कदर खराब है कि अब कई स्कूलों में प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी मिनिस्ट्रियल स्टाफ को दी जा रही है, जिससे अजीब से हालात पैदा हो रहे हैं। क्या हो रहा है, कतिपय खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा बिना शासनादेशों का नियमानुकूलन किए विद्यालय में कार्यरत मिनिस्ट्रियल संवर्ग के कार्मिकों को प्रधानाचार्य का प्रभार दिया जा रहा है, जो न्याय संगत नहीं है और वो इस राज्य की अवधारणा के भी खिलाफ है कि हम किसी संवर्ग विशेष को तोड़ने के लिए किसी दूसरे संवर्ग का सहारा लेके विद्यालय का संचालन कराएं। आप इसके कार्मिकों को जो है कि अपने विद्यालय के अपने क्षेत्र के विद्यालय का संचालन करने हेतु जो है कि कार्य दायित्व सौंपा है। चूंकि विद्यालय के कार्य जो है काफी प्रभावित होते हैं, विभाग की डाकें आ रही है, उसका समय अंतर्गत जो है उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। मिनिस्ट्रियल फेडरेशन का कहना है कि बाबुओं को प्रिंसिपल का काम देना नियमों के खिलाफ है, साथ ही इससे स्टाफ पर भी दबाव बढ़ जाता है। असल में प्रधानाचार्यों के सैकड़ों पद तो सालों से खाली हैं, तो वहीं हजारों टीचर का भी अभाव है। ऐसे में प्रभारी प्रधानाचार्यों के बहिष्कार ने एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह बेपर्दा कर डाला है। ये बात अलग है कि शिक्षा मंत्री जल्द ही सीधी भर्ती से इस कमी को दूर करने का दावा कर रहे हैं। अभी प्रभारी प्रिंसिपल से कल हमारी बात हो गई है और सबने आप चार्ज ले लिया है और बहुत जल्दी आप 50% प्रधानाचार्य आप जो है लोक सेवा आयोग से आ जाएंगे, क्योंकि हमने अध्याचन भेज दिया है। प्रधानाचार्यों की बहुत दिक्कतें थी, लेकिन वो भी अब कैबिनेट से सॉर्ट आउट हो गए। उत्तराखंड शिक्षा विभाग पर मंडराए संकट की सबसे अधिक मार दूर दराज के स्कूलों पे पड़ रही है। इन स्कूलों में शिक्षकों की कमी ने छात्रों के भविष्य को संकट में तो डाला ही है, साथ ही अब मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए दोहरी चुनौती खड़ी कर दी है। अब जहां प्रभारी प्रिंसिपल पहले से ही आंदोलन की राह पर हैं, तो मिनिस्ट्रियल फेडरेशन भी अब सड़कों पर उतर सकता है। देहरादून से भारती के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। नेताओं के आपसी झगड़े और मुख्यमंत्री बनने की चाहत कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ सकती है और ऐसे नेताओं को अनुशासन पर डंडा चलना ही चाहिए। न्यूज 18 से खास बातचीत में ये बात पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कही। अब इस पर क्या कह रहे हैं कांग्रेस के दूसरे नेता, आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। 4 राज्यों में कांग्रेस की हार ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि नेताओं की मुख्यमंत्री बनने की चाहत और आपस के झगड़ों ने उत्तराखंड की तरह राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया। नेताओं की आपसी लड़ाई अब कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल बन चुकी है। 2017 और 2022 में मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे पूर्व सीएम हरीश रावत अब इस पर एक्शन चाहते हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में हरीश रावत ने कहा कि ऐसे नेताओं को काम से हटाना पड़े तो वो भी करना चाहिए, फिर चाहे वो हरीश रावत ही क्यों ना हो। ये जो अंदरूनी खींचतान है, जैसे अब बीजेपी तो पार पा चुकी है, लेकिन लगता है कि कांग्रेस में अभी भी चल रहा है। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। हम जरा सा ज्यादा लोकतांत्रिक हो गए हैं। हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा लोकतांत्रिक स्वभाव ठीक है, हम भाजपा नहीं हो सकते हैं। वो एक अधिकारवादी, वो एक फ्रेंचाइजी होल्डर पार्टी है, आरएसएस के डिक्टेशन पर चलने वाली पार्टी। हम कांग्रेस वो नहीं हो सकती। हमारे अंदर आंतरिक लोकतंत्र रहेगा, लेकिन आंतरिक लोकतंत्र अनुशासन की और पार्टीगत रणनीति को ध्वस्त कर दे और चुनाव में आपको नुकसान पहुंचाने लगे, उस सीमा को, मतलब लक्ष्मण रेखा को हम क्रॉस कर रहे हैं और कई राज्यों में हमने क्रॉस किया है। और इसीलिए ये भी एक मेजर कारण है जिस पर पार्टी लीडरशिप विवेचना करेगी और हमको दृढ़ता से देखना पड़ेगा। यदि हरीश रावत बोझ बनना है तो कुछ दिनों के लिए हरीश रावत को जो है नमस्ते कहनी पड़ेगी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव अब 2027 में होना है, पर फिलहाल सिर पर लोकसभा चुनाव है। खास बात ये भी कि 2014 के बाद से कांग्रेस 4 बड़े चुनाव हार चुकी है। मतलब ये बड़े नेताओं के झगड़े का नुकसान पार्टी को हो रहा है। हरीश रावत की बात को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सही मानते हैं तो कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह मायने भी समझाते हैं। मुख्यमंत्री की लड़ाई, मंत्री बनने की लड़ाई, गवर्नमेंट आने की लड़ाई नहीं है। ये सामाजिक आंदोलन है, राष्ट्र का आंदोलन है और इसमें कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी और सोचना पड़ेगा, नहीं तो पार्टी छोड़नी भी चाहिए। कुछ लोगों को अगर जिनको लालच है उनको छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है और जब हम अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम चुनाव मैदान में हों और जिसको टिकट मिल जाए उसको जिताने की जिम्मेदारी
प्रत्येक नेता की बनती है और उस समय जो कोताही बरते निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बनने के दावों ने पार्टी की लुटिया डुबोई है, तो क्या हरीश रावत के सुझाव को पार्टी हाईकमान ध्यान से सुनेगा, जिसे नेताओं की आपसी लड़ाई का नुकसान एक के बाद एक अलग अलग राज्यों में उठाना पड़ रहा है और उत्तराखंड भी उन्हीं में शामिल है। देहरादून से अनुपम त्रिवेदी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हरीश रावत की बात को गंभीरता से नहीं ले रही है, जिन्हें उत्तराखंड की जनता ने साल 2017 में ही नमस्ते कर दिया था। पहले ही उनको नमस्ते 17 में भी कर दिया, 22 में भी कर दिया। अब वो बोल रहे हैं, पार्टी इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही है, उनकी बात को वो सुन ही नहीं रहे। तो पार्टी को कम से कम सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि आखिरकार हरीश रावत जी किस बेस को लेकर के कह रहे हैं, उसमें गहनता से विचार करना चाहिए पार्टी के अंदर कि क्या इनका कहना ये लुटिया डुबाने का काम तो नहीं कर रहा कहीं। देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में 38वें राष्ट्रीय खेल का ध्वज हस्तांतरण और सम्मान समारोह आयोजित हुआ। यहां गोवा में हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को सम्मानित किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया और कहा कि ये गर्व की बात है कि उत्तराखंड 38वें खेलों का आयोजन करेगा और ये आयोजन भव्य और दिव्य होगा। अंधकार की तरफ से प्रकाश की ओर ले जाने का काम, नकारात्मक चीजों से सकारात्मक बनाने का नाम अगर किसी का है, हम किसी को उसकी संज्ञा दे सकते हैं, तो वो केवल और केवल खेल है जो हमको इस दिशा में आगे प्रेरित करता है। खेलों से जहां आपस में एकता बढ़ती है, खिलाड़ियों में सिर्फ खेल की भावना होती है, वे जाति, धर्म और तमाम प्रकार के जो बंधन हैं, उन बंधनों से भी आजाद होते हैं। और आगे बढ़े उससे पहले पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। बागेश्वर में मीट मार्केट से बाहर खोली गई दुकानों को नोटिस दिए जाने पर नगर व्यापार मंडल ने जताई नाराजगी, डीएम को ज्ञापन सौंपा। नई टिहरी शहर में पीडब्ल्यूडी की लापरवाही लोगों को महंगी पड़ सकती है। कई सरकारी बिल्डिंग्स जर्जर स्थिति में, बावजूद इसके लोग अभी भी उन्हीं घरों में रह रहे हैं। हरिद्वार पुलिस ने 2 दिन पहले हुए एक मर्डर का खुलासा किया, आरोपी को गिरफ्तार किया। धनपुरा गांव में राजमिस्त्री महेंद्र की उसके दोस्त ने पीट कर हत्या की थी। उत्तरकाशी की पुरोला नगर पंचायत के चेयरमैन पर सीबीआई जांच को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिसके बाद कोर्ट ने नगर पंचायत से अपना पक्ष रखने का आदेश दिया। टिहरी जिला अस्पताल में लगातार सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट नहीं होने की वजह से अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहे। बाढ़ पीड़ित किसानों को मुआवजा देने की मांग को लेकर कांग्रेस नेता हरीश रावत 7 दिसंबर को देहरादून के गांधी पार्क में मौन उपवास करेंगे। हरिद्वार से बड़ी संख्या के किसान भी इकट्ठा होंगे। केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों पर तीर्थ पुरोहितों ने आरोप लगाया, प्रशासन उनके निजी भवनों पर जबरन नोटिस चिपका रहा। राज्य में चल रही प्रांतीय रक्षक दल की भर्ती को हाईकोर्ट से हरी झंडी मिली। भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को चीफ जस्टिस बेंच ने खारिज किया। रामनगर में कॉर्बेट प्रशासन ने WWF के साथ मिलकर कुछ गिद्धों की टैगिंग की है, जिससे पता चला कि ये गिद्ध कॉर्बेट से देहरादून तक उड़ान भर रहे हैं। बागेश्वर के बालिका इंटर कॉलेज कांडा में समग्र शिक्षा अभियान के तहत छात्राओं के करियर काउंसलिंग और साइबर सुरक्षा विषयों पर चर्चा की गई। अयोध्या में पूजित अक्षत कलश प्रदेश के 20 लाख परिवारों में बंटने के लिए देहरादून पहुंच चुके हैं। विश्व हिंदू परिषद, RSS, बजरंग दल इन अक्षत के जरिए लोगों को राम मंदिर पहुंचने के लिए आमंत्रित करेंगे। उत्तराखंड में 20 लाख लोगों को विश्व हिंदू परिषद, RSS, बजरंग दल अक्षत बांटने जा रहा है।
अयोध्या में पूजित अक्षत कलश सोमवार रात देहरादून पहुंच चुका है, जिसे घंटाघर में प्राचीन हनुमान मंदिर में रखा गया है। अब इस कलश को संघ कार्यालय ले जाया जाएगा। संघ से जुड़े लोगों का मानना है कि पूजित अक्षत कलश में चावल मिलाकर उसकी 8-8 दाने की छोटी छोटी पोटली बनाई जाएगी, जो लोगों के घर घर बांटी जाएगी। ये अक्षत राम मंदिर के दर्शन के लिए निमंत्रण के तौर पर है। देखिए, 78 धर्मयुग और 3.5 लाख हिंदू धर्मवीरों के बलिदान से ये पूजित अक्षत है, और इन पूजित अक्षतों के माध्यम से घर घर जाकर इन अक्षतों को वितरण करने का कार्यक्रम संघ परिवार के द्वारा किया जाएगा। उधर बीजेपी का मानना है कि राम मंदिर हर सनातनी का सपना था, और अब जब सपना साकार होने जा रहा है तो प्रदेश के लोगों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिससे प्रदेश के लोग भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनेंगे। प्रत्येक राज्य के लिए 1-1, 2-2 तिथियां उसके हिसाब से, कौन कितना बड़ा राज्य है उसके हिसाब से 1-1, 2-2, 3-3 दिन उसके लिए निर्धारित किए जाएंगे। और उत्तराखंड का जिस दिन नंबर आएगा उस दिन उत्तराखंड से बहुत बड़ी संख्या में लोग जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार से विशेष ट्रेन लगाए जाने का भी अनुरोध किया जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से उत्तराखंड को 27 जनवरी की तारीख राम मंदिर में दर्शन के लिए दी गई है। ऐसे में उससे पहले 20 लाख परिवारों तक अक्षत बंटवाना भी एक बड़ा चैलेंज होने जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और अब अयोध्या एयरपोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर है। पीएम मोदी कर सकते हैं एयरपोर्ट का उद्घाटन। 15 दिसंबर को उद्घाटन हो सकता है। 2 दिसंबर को ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट का निरीक्षण किया था। पीएम के संभावित दौरे के मद्देनजर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 15 दिसंबर तक श्रीराम एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। बीते दिनों अयोध्या के दौरे पर आए थे सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने 15 दिसंबर तक हर हाल में श्रीराम एयरपोर्ट को हवाई उड़ान के लिए तैयार करने के आदेश दिए। रामनगरी को 15 दिसंबर को मिल सकती है बड़ी सौगात। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत हो जाएगी। बताया जा रहा है कि पहले चरण में घरेलू उड़ान यहां से शुरू होगा। निमिष गोस्वामी हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। निमिष, प्रधानमंत्री की 15 दिसंबर को अयोध्या पहुंचने को लेकर कितनी पुख्ता जानकारी है? कयास लगाया जा रहा है कि 15 दिसंबर को प्रदेश के प्रधानमंत्री अयोध्या को एक बड़ी सौगात दे सकते हैं। 2 दिसंबर को अयोध्या दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 15 दिसंबर तक की डेडलाइन अयोध्या एयरपोर्ट के पूर्ण रूप से तैयार करने के लिए दी थी, और इसको लेकर अब तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। यहाँ पर जिस तरीके की तैयारियां हैं उसको देखकर ये साफ कहा जा सकता है कि पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, और ये माना जा रहा है कि 15 से 17 दिसंबर के बीच में किसी भी दिन भगवान राम की नगरी को एक बड़ी सौगात श्रीराम एयरपोर्ट के रूप में दी जा सकती है। फिलहाल श्रीराम एयरपोर्ट का टर्मिनल, रनवे सब बनकर तैयार है। एयरपोर्ट को फाइनल टच दिया जा रहा है, और ये भी माना जा रहा है कि अब 2 से 3 दिन में एयरपोर्ट पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा, जिसको लेकर अब एयरपोर्ट अथॉरिटी इस तैयारी में लगी है कि किसी भी समय अयोध्या में श्रीराम एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जा सकता है। लेकिन अगर सूत्रों की माने तो 15 दिसंबर वो शुभ दिन हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल निमिष, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो 15 दिसंबर को पीएम कर सकते हैं श्रीराम एयरपोर्ट का उद्घाटन। अभी तक की जो खबरें सामने आ रही हैं उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।